मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टोपी नामक पाठ पढ़ाने वाली हूँ जो कि श्रीमान सृंजय जी के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के द्वारा लेखक हमें टोपी के विषय में बताना चाहते हैं। टोपी को पहना जाता है और टोपी पहनाई भी जाती है। टोपी को पहनने का कार्य हम अपने आप को मौसम की मार से बचाने के लिए करते हैं, जबकि टोपी पहनाने का कार्य बच्चों दूसरों को बेवकूफ़ बनाना या मूर्ख बनाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मुहावरा टोपी पहनाना। यहाँ पर मैं आपको पाठ से संबंधित बात बताने से पूर्व इस पाठ के लेखक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि इस पाठ के लेखक श्रीमान सृंजय जी का जन्म 25 जनवरी सन 1961 में बिहार राज्य के आरा नामक स्थान पर हुआ था। आपने अपनी लेखनी से हिंदी साहित्य को अनेकों कथा व कहानियों से समृद्ध किया है। आपके द्वारा लिखित कहानी टोपी बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संग्रहित है। टोपी मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। टोपी नामक इस पाठ में गौरैया जैसे छोटे जीव के माध्यम से एक राजा के घमंड को चूर किया जाता है। लेखक अपनी इस कहानी के माध्यम से यह सीख देना चाहते हैं कि समाज में हर इंसान बराबर है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। लोकतंत्र में प्रजा से ही राजा है और राजा से ही प्रजा है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और किसी को किसी का भी हक नहीं मारना चाहिए। कारीगरों को उनका पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए। बच्चों, अब मैं आपके समक्ष यह पाठ प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप इस पाठ को, इस कहानी को सुने। एक थी गवरैया अर्थात गौरैया और एक था गवरा अर्थात नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते, जब भी जाते, जहाँ भी जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते। भिनसार सुबह होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने और छुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, मतलब शाम होते ही वे अपने घोंसले में आ जाते थे। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। खाक फपता है, गवरा तपक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुगाए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। कपड़ा तो वास्तव में सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है, उस सुंदरता को ख़त्म करने के लिए नहीं होता है। तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों बोल रहे हो? कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गवरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं? कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गवरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात
सहने की उसकी सकत भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है। गंवरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा तो मन टोपी पहनने का करता है। टोपी? टोपी तू पाएगी कहाँ से? गवरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह वहीं राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर दाना चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया, मिल गया, मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गवरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। गवरा बोला, रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र वह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। कहने का भाव यह है कि राजा जिस कारिंदे से काम करवाता है वह उसको उसका मेहनताना नहीं देता है। इस बात से यह दुनिया दुखी है और जब चिड़िया भी उसके पास अपना काम लेकर पहुंचती है तो वह कहता है कि
तुम भी आ गई हो ऊपर से फोकट की रुई धुनवाने। अर्थात उसे नहीं पता कि वह चिड़िया उसे कुछ मेहनताना देगी। यह सुनकर चिड़िया कहती है, उज्र न करो भैया। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। धुनिए को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने अर्थात 50%, तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की। अर्थात वह मुफ्त में कतई काम नहीं करना चाह रहा था, पर राजा जी का काम था अचकन के लिए सूत काटना, और जिसके लिए उसे पता था कि उसे कुछ भी मेहनताना नहीं मिलने वाला है। इस बात से वह दुखी होकर कहता है कि मुझे मुफ्त में कुछ भी कार्य करने की इच्छा नहीं है। चिड़िया बोलती है, गवरैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होते हैं? गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंग। अर्थात जो बैल है वह तो मर मर करके काम करने में जुटा हुआ है, और घोड़ा जो है वह थोड़ी सी राजा जी को कहीं की सैर करा देता है और चैन से बैठे बिठाए बढ़िया खाना खाता रहता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत हैं, इसी में उनका भी काम होता रहता है। अर्थात राजा जी के नाम पे उनके जो सैनिक आते हैं वे भी अपना कार्य करवा कर जाते हैं। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए गए। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, अर्थात उसको मनाने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर उन्हें अगबग होकर देखने लगा, अत्यधिक आश्चर्य से देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, मुझे अभी राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साब करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। साब करे भाव तो चबाव करे चाकर, यह एक लोकोक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि साहब जो अधिकारी हैं वह तो निर्देश देकर चले जाते हैं, लेकिन निर्देश देने के बाद उस निर्देश को मानना अब उन नौकरों के हाथ में है। उनका कार्य ही है कार्य करना, उन्हें तो काम करना ही करना है। वे अधिकारी तो निर्देश देकर वहाँ से चलते बने हैं, उनका काम तो सिर्फ निर्देश देने तक का था। अब हमारा कार्य है काम करना। अर्थात यहाँ पर बुनकर जो है वह अत्यधिक मनोयोग से राजा जी के लिए बुनने में, कपड़ा बुनने में लगा हुआ है। इसे बुन दे भैया,
गवरैया ने साहस संजोकर कहा, हम सेत मेत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करधा चलने लगा, ढरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफ्स और तबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजदूरी पर कौन मूजी तैयार न होता। मूजी अर्थात मनमौजी। कौन ऐसा दुष्ट व्यक्ति है जो इस तरह की मुंहमांगी मजदूरी पर तैयार नहीं होगा। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर्र सर्र उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में ही न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी टांग नाचने। फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काढ़ रहा था। इस तरह से राजा पूर्ण रूपेण आराम फरमा रहा था और उसके सेवक लग्गू भग्गू उसकी सेवा कर रहे थे। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख री फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदने, मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। वह मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फुदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो। सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए।
मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं बनेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, इसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफस और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे महाराज, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हांफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अब है दान दें तो बोलूं सरकार। धुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ होता है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसीलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुफ्त तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना,
टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक। मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। लेखक ने गवरैया और गवरे के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के परिणाम स्वरूप उनकी टोपी बनकर तैयार हो जाती है, यह दिखाना चाहा है कि समाज में अत्यधिक छोटे समझे जाने वाले प्राणी के मन में भी राजा से टक्कर लेने की बात उत्पन्न हो सकती है और वह राजा की हेठी को चूर चूर कर सकता है। इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यह कहानी हमारे लोकतंत्र के लिए भी सीख है कि टोपी रूपी मान सम्मान व सीट को बचाने के लिए राज कर्मचारी राजतंत्र में मिलने वाले ऐशो आराम के ख्वाब देखना अब छोड़ दें। लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, अतः अब राज कर्मचारी धरातल पर रहें। बेगार में काम करवाने का समय समाप्त हो चुका है। समाज में अब छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त हो चुका है। सभी को समानता का दर्जा प्राप्त हो चुका है। समाज में सभी समान हैं, इसलिए सभी को समान समझा जाना चाहिए। अब कोई छोटा है, समाज में कोई निम्न तबके का है, कोई छोटी जात का है या कम आय वाला है, इस तरह के भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। टोपी नामक इस पाठ के द्वारा हम देखते हैं कि राजा की टोपी और प्रजा की टोपी में अब कोई अंतर नहीं रह गया है, दोनों समान हैं।